मार्च 2003 यहाँ एंड्रू कार्लसन नाम का एक बंदा $800 इन्वेस्ट करके $350 मिलियन एक छोटे से टाइम फ्रेम में यूएस स्टॉक मार्केट के अंदर कमा लेता है, जहाँ पे न्यूज़पेपर और मीडिया हाउसेस जब इसे कवर करते हैं तो इसे हद से ज्यादा लकी बोलते हैं। जब FBI की नजर इस पे पड़ती है तो ये किसी इनसाइड ट्रेडर या फिर फ्रॉड जैसा केस लगता है, और जब ये इससे पूछताछ करते हैं तो ये बोलता है मैं 250 साल फ्यूचर में से आया हूँ, मुझे पता था कब कौन सा स्टॉक ऊपर जाएगा और नीचे जाएगा। इससे FBI को लगने लगता है ये तो पक्का झूठ बोल रहा है। जब इसके बारे में और ये डेटाबेस में देखते हैं तो दिसंबर 2002 से पहले इसका कहीं पे कोई डेटा नहीं था, कहीं पे कोई नामो निशान नहीं था। और इससे भी ज्यादा सरप्राइजिंग की बात है कि 3 अप्रैल को इसे कोर्ट में प्रेजेंट होना था जज के सामने अपने बेल के लिए, यहाँ ये गायब हो जाता है अचानक से और कभी नहीं मिलता। क्या टाइम के आगे और पीछे भूत और भविष्य में जाना सच में मुमकिन है? और अगर मैं कहूँ हमारे बीच ऑलरेडी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो इस ब्रह्मांड की हमें करोड़ों साल पुरानी झलक दिखाती है, तो क्या आप मेरा विश्वास कर पाओगे? इसका पूरा सच अब जानने के लिए मेरे साथ वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा आप। टाइम मशीन और टाइम ट्रेवल के इस पूरे कॉन्सेप्ट का जन्म हुआ था 1895 में जॉर्ज वेल के लिखी हुई एक नॉवेल द टाइम मशीन के बाद से। इसके बाद कई रिसर्च पेपर इस पे पब्लिश हुए और कई मूवीज बनाई गई। और 1905 के पहले यहाँ सर आइजैक न्यूटन मानते थे कि टाइम एक कांस्टेंट चीज है, यानी वो अपनी निर्धारित स्पीड के साथ ही चलेगा। नो मैटर आप धरती पे हो, स्पेस में हो या फिर किसी ब्लैक होल के पास क्यों ना हो, टाइम हमेशा एक ही स्पीड से चलता रहेगा। और साल 1905 में यहाँ एंट्री होती है एल्बर्ट आइंस्टाइन की। वो अपनी स्पेशल रिलेटिविटी थ्योरी के अंदर बताते हैं समय को धीमे और तेज करना बिल्कुल पॉसिबल है। एकदम सिंपल वर्ड्स में बताऊं मैं तो ये किसी पानी की तरह है जो नदी में बहता है। अगर बहुत ज्यादा नदी स्टीप है यानी ढलांग है तो पानी वहां तेज हो जाएगा, और अगर सीधा है सरफेस नदी का तो वहाँ पानी एक पर्टिकुलर स्पीड के साथ बहता रहेगा। और इसी तरह टाइम के जो 2 एलिमेंट्स हैं जो इसके फ्लो को कंट्रोल करते हैं वो है स्पीड और ग्रेविटी, यानी इन दोनों को अगर बढ़ाया या घटाया जाए तो यहाँ समय के फ्लो को यानी उसके बहने की गति को हम लोग धीमे या तेज कर सकते हैं। इंटरेस्टिंग है ना दोस्तों? अगर पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि ऐसे चैनल की मदद होती रहे। इसी पूरे कॉन्सेप्ट को हम लोग कहते हैं टाइम डायलेशन। ठीक एक आंखों के प्यूपिल की तरह जैसे ये डायलेट हो जाता है लाइट के प्रभाव से, वैसे ही समय को यहाँ डायलेट किया जा सकता है ग्रेविटी और स्पीड की मदद से। अब इस चीज को यहाँ प्रैक्टिकली भी प्रूव किया जा चुका है। साल 1971 में हेफेल एंड कीटिंग एक्सपेरिमेंट के अंदर इन 2 एटॉमिक क्लॉक के यूज से इनमें से एक को एयरप्लेन में रखा जाता है और दूसरे को ऐसी जमीन पे जहाँ पे उसकी स्पीड में बिल्कुल चेंज नहीं था। यहाँ पे प्लेन पूरी दुनिया का एक चक्कर काट के वापस आता है, और जब इनकी घड़ियों को मैच कराया जाता है तो यहाँ पे जो प्लेन में था उसकी घड़ी कुछ नैनो सेकेंड से पीछे थी। इसी चीज को हम लोग कहते हैं काइनेटिक टाइम डायलेशन। यानी अगर आप एक ऑब्जेक्ट में हो जिसकी स्पीड बहुत तेज है तो आपके लिए समय धीमा हो जाएगा पूरी दुनिया के कंपैरिजन में। और अगर ऐसा कोई स्पेस क्राफ्ट बनाया जा सके जो कि स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करे 3 लाख मीटर प्रति सेकेंड, और अगर उसमें कोई इंसान बैठा है 10 साल के लिए तो उसके लिए तो वो 10 साल ही रहेंगे, पर पूरी दुनिया के लिए यानी पूरी धरती के लिए 9000 साल बीत चुके होंगे। अब ऑन पेपर तो टाइम ट्रेवल करना यहाँ बिल्कुल पॉसिबल है, पर ऐसा कोई स्पेस क्राफ्ट बनाना जो इस स्पीड को अचीव कर सके वो बिल्कुल इम्पॉसिबल सा है। आज तक किसी भी इंसान ने हाईएस्ट स्पीड जो अचीव की है वो 40,000 किलोमीटर प्रति घंटे की है। वो अपोलो 10 में हुई थी जब 1969 में वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में वापस आ रहा था मून से। वहीं रशियन एस्ट्रोनॉट गेनाल्डी को यहाँ रिकॉर्ड मिलता है सबसे ज्यादा टाइम ट्रेवल करने का। इन्होंने स्पेस स्टेशन में 879 डेज बिताए जो कि 28,000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से ट्रेवल कर रहा था, जिसकी वजह से ये पूरी दुनिया से 0.02 सेकेंड आगे है। और जो दूसरा तरीका है इस टाइम डायलेशन का वो है बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। जिस प्लैनेट की ग्रेविटी जितनी ज्यादा होगी वहां समय उतना धीमे हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जुपिटर पे बिताए हुए 1 साल इस धरती के 11 साल के बराबर होंगे, और अगर आप किसी ब्लैक होल के पास पहुंच गए तो शायद यहाँ पे कई 100 साल बीत जाए डिपेंडिंग ऑन द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ दैट ब्लैक होल, जो कि जनरली इतनी ज्यादा होती है जिससे लाइट भी बच के नहीं जा सकती। ये एक फोटो आई है 10 अप्रैल 2019 को, पहली बार किसी ब्लैक होल की पिक्चर हम लोग ले पाए, जहाँ पे ये सर्कुलर फॉर्मेशन आप देख सकते हो लाइट का। ये इस बात का सबूत है कि ये लाइट को अपने अंदर खींच रहा है। और इसी टाइम डायलेशन और ब्लैक होल के कॉन्सेप्ट पे बनी है यहाँ मूवी इंटरस्टेलर। जोसेफ जो कि मेन कैरेक्टर है इस मूवी का, जो एक एस्ट्रोनॉट है, ये एक ब्लैक होल के पास जाके कुछ घंटे ही बिताता है, और जब ये वापस आता है धरती पे तो इसकी बेटी जो छोटी सी थी वो एक बहुत बूढ़ी हो चुकी रहती है। इस मूवी के विजुअल्स और साइंटिफिक एक्यूरेसी इतनी ज्यादा सटीक है, करेक्ट है
कि कई साइंटिस्टों ने भी अब इसकी तारीफ की है, जहाँ पे अगर सच में कोई जाके ब्लैक होल के पास इस तरीके से रहे तो अर्थ पे बिल्कुल चेंजेस ऐसे ही आएंगे। अब इन दोनों का सबसे अच्छा एग्जांपल जो है जिसमें काइनेटिक और ग्रेविटेशनल टाइम डायलेशन दोनों देखने को मिलता है वो है सैटेलाइट। ये अर्थ के ऑर्बिट का चक्कर बहुत तेजी से काटता है, लगभग 28,000 किलोमीटर प्रति घंटे, और इस पे ग्रेविटी का भी असर बहुत कम पड़ता है क्योंकि ये बहुत ऊंचाई पे होता है। जहाँ पे पहला अगर देखा जाए काइनेटिक टाइम डायलेशन यानी तेज स्पीड की वजह से इसका समय स्लो हो जाता है, दूसरा ग्रेविटेशनल फोर्स इस पे कम पड़ता है जिसकी वजह से इसका समय तेज हो जाता है। तो ओवरऑल इसका समय तेज हो जाता है अर्थ के कंपैरिजन में, और इसी वजह से यहाँ सैटेलाइट के टाइम को अपडेट करते रहना पड़ता है ताकि अर्थ और इसके बीच में कोई कम्युनिकेशन गैप ना आए। अब दूसरा तरीका है यहाँ पे टाइम ट्रेवल करने का क्रायो स्लिप के जरिए। एक मूवी है पैसेंजर जिसके अंदर इस कॉन्सेप्ट को दिखाया भी गया है। एस्ट्रोनॉट्स को ऐसे एक स्टेज में सुला दिया जाता है जिसमें वो एज न करें। अब ये प्रैक्टिकली भी कुछ हद तक सही है। एक ठंडे और हाइबरनेशन के स्टेज में इंसान की बॉडी एज नहीं करती है क्योंकि उसके केमिकल रिएक्शन और मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो हो जाता है। अब नासा भी यहाँ एक ऐसा स्टैटिक चैम्बर डेवलप करने की कोशिश कर रहा है। अब इस चीज का एक रियल लाइफ एग्जांपल भी आया था पूरी दुनिया के सामने जब एक जापानीज हाइकर मित्सु ताकाया 24 डेज तक एक जंगल में बिना खाना और पानी के सर्वाइव कर गया, जहाँ पे इसके बॉडी का एवरेज कोर टेम्परेचर 22 डिग्री सेल्सियस था। अब आपके इंफॉर्मेशन के लिए मैं बता दूं 28 डिग्री सेल्सियस के नीचे अगर हमारा टेम्परेचर गिरता है तो यहाँ सीवियर हाइपोथर्मिया का हम शिकार बन जाते हैं, और इसका विल पावर बोलिए या अलग बोलिए ये बंदा यहाँ सर्वाइव कर गया। अब जो लास्ट मेथड है यहाँ पे टाइम ट्रेवल का या फिर बहुत लंबे डिस्टेंसों को कवर करने का वो है वार्म होल। अब ये किसी टनल की तरह है जहाँ पे एक एंड से आप जाके दूसरे एंड से कई लाइट ईयर दूर आप निकल सकते हो। अब इन्हें बड़े साइज का बना के एक स्टेबल कंडीशन में खुले रखने के लिए दो चीज़ों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, वो है एक्सोटिक मैटर और नेगेटिव एनर्जी, वो भी बहुत बड़ी मात्रा में, और दोनों ही नेचुरल कंडीशंस में अर्थ पे नहीं मिल पाते हैं। साइंटिस्टों ने ज़रूर यहाँ माइक्रोस्कोपिक साइज के वार्म होल्स बनाए हैं रिसर्च के दौरान। अब जैसा स्टार्टिंग में मैंने बोला था वो कौन सी ऑलरेडी हमारे पास ऐसी चीज़ है जो हमें बिलियंस ऑफ साल पहले की चीज़ें दिखाती है इस पूरे अंतरिक्ष की, वो है ये पावरफुल टेलीस्कोप्स। हबल स्पेस टेलीस्कोप हो गया या फिर जेम्स वेब टेलीस्कोप। ये कैप्चर करते हैं यहाँ बिलियंस ऑफ लाइट ईयर दूर की चीज़ों को, जो लाइट आके इनके लेंस पे गिर रही है जिसकी मदद से ये इमेजेस बन पाती हैं, वो एक्चुअली में बिलियंस ऑफ साल ट्रेवल करके आई हैं, जहाँ पे उसका सोर्स शायद आज के डेट में वहाँ पे हो ही ना या फिर खत्म भी हो चुका हो। यानी जो स्टार्स और कॉन्स्टेलेशंस हम एक्चुअली में आंखों से देखते हैं वहाँ है ही नहीं, उनकी लाइट अभी आके हमारे आंखों में पड़ रही है जिसकी वजह से ऐसा फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। एक तरीके से हम लोग पास्ट की झलक देख सकते हैं करोड़ों साल पहले की। अब वीडियो यहाँ पसंद आई तो सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए कौन सा पार्ट आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा ताकि मैं आपसे इंटरेक्ट कर सकूं।